हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आरबीआई का पार्ट नंबर 2। इससे पहले यदि आपने आरबीआई का पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले आप आरबीआई का फर्स्ट पार्ट नंबर जो फर्स्ट है उसे जाके देख लें, ताकि ये वीडियो यानी पार्ट नंबर 2 ये आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई लागू करती है उसे बनाती है उसके बारे में समझ लिया था। आज देखेंगे उसके जो आगे के कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ उसके शब्द बच रहे थे। जैसे जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो उसके जो मेन फंक्शंस होते हैं, जो शब्द होते हैं, उन पे आज हम लोग देखेंगे और वे काम कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, मतलब किस किस रूप में हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या देखेंगे? बैंक रेट देखेंगे आज, रेपो रेट देखेंगे, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो देखेंगे, SLR देखेंगे, RRR यानी या फिर इसे RRR भी बोल सकते हैं, MSF ये भी देखेंगे और OMOS देखेंगे। तो इन चीजों को हमें देखना है और समझना भी है, और साथ साथ में इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला टर्म क्या है हमारा? रेपो रेट। यहाँ पे आपको समझना है, नहीं तो रेपो रेट और बैंक रेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, रेपो रेट देखते हैं। रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को 90 दिन से कम दिनों के लिए, यहाँ पे देखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों का मतलब है जो डायरेक्ट रूप से जनता से डील करती हैं। जैसे जनता को पैसे उधार देती हैं, उनके पैसे को जमा करती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं करती है। क्या आरबीआई बैंक में किसी का अकाउंट है? तो उसका आंसर होगा नहीं है। ठीक है, तो वो वाणिज्यिक बैंकें कहलाती हैं। को 90 दिनों से कम के लिए, मतलब 90 दिन हो सकता है या उससे कम दिन, 90 दिन से ज्यादा दिन का ये लोन नहीं होता है। ठीक है, 90 दिन से कम दिन पर जिस ब्याज दर पर पैसा देती है, मतलब जैसे देखो वाणिज्यिक बैंक है, ये पैसा लाती कहाँ से है? तो ये किसके पास से लाती है? आरबीआई के पास से लाती हैं। और भी कुछ उनके तरीके या कुछ वे हो सकते हैं अदर, लेकिन जो मेन वे है वो क्या है? आरबीआई ही है। क्योंकि कल बताया था जो आरबीआई है वो बैंकों का बैंक कहलाती है। किस लिए कहलाती है? तो उनमें से कई रीजन है, उनमें से एक रीजन ये भी है कि आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं वो अधिकतर पैसा कहाँ से ले आती हैं, यानी लोन कहाँ से लेती हैं वे? तो वे लोन लेती हैं आरबीआई से। ओके, तो आरबीआई 90 दिन से कम दिनों के लिए जिस लोन पर या ऋण कह सकते हो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, यानी जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है, उसी दर को रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, यानी उसी रेट को क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। और जो रेपो रेट होती है ये सदैव बैंक रेट से 0.25% कम होती है। इसका मतलब क्या है? मान लिया 2 मंथ, कल मैंने बताया था कल की वीडियो में कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो 1 साल में 6 बार निर्धारित की जाती है। तो मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बैंक रेट है मान लो 5% की, ठीक है, तो फिर रेपो रेट कितनी होगी? तो रेपो रेट इससे 0.25% कम होगी। तो कितनी होगी यहाँ पे? ये तो है बैंक रेट, माना है मैंने, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मान रहा हूं। और तो इसके एवज में रेपो रेट क्या हो जाएगी? तो इससे इतना आपको माइनस करना पड़ेगा 0.25%, तो 4.75
%। ये हो जाएगी आपकी क्या, रेपो रेट। ठीक है, तो ये चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब देखते हैं बैंक रेट क्या होती है। रेपो रेट देख चुके हैं, अब सेकंड में देखेंगे व्हाट इज बैंक रेट। ठीक है, तो बैंक रेट क्या होती है, इसमें और इसमें मामूली सा डिफरेंस है, मतलब बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं वे आरबीआई से पैसे को उधार लेती हैं, लेकिन इसमें एक शर्त हो जाती है कि जो रेपो रेट थी उसमें 90 दिनों से कम के लिए जो आरबीआई है वो वाणिज्यिक बैंकों को लोन देती है, लेकिन बैंक रेट में 90 दिनों से अधिक दिनों के लिए पैसे को उधार दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, 90 दिन से अधिक दिनों के लिए ये यहाँ पे देखिए पैसे उधार देती है। जिस ब्याज दर पर 90 दिनों से अधिक दिनों के लिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है, उसी रेट को मतलब उसी दर को क्या कहते हैं, बैंक दर कहा जाता है। और बैंक दर सदैव ही रेपो रेट से कितनी ज्यादा होती है, 0.25% सदैव ही ज्यादा होती है, मतलब अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे खुद सोचिए रेपो रेट भाई इससे 0.25% कम होती है, तो फिर ये इससे तो ज्यादा होगी ना। जैसे मान लो ये रेपो रेट है, यदि x है तो फिर बैंक रेट क्या होगी, इसके एवज में x प्लस 0.25% है ना, यही तो होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, मतलब इसके एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि इनका ये यूज कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे करती है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति समझते हैं, इसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई से, मतलब जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है और जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है, तो उस समय आरबीआई क्या करेगी, जो ये दोनों है रेपो रेट और बैंक रेट, इन दोनों को बढ़ा देगी। कब, मुद्रास्फीति के केस में। कब बढ़ाएगी, मुद्रास्फीति के केस में क्या करेगी, जो रेपो रेट है और बैंक दर है इन्हें वो इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि मान लो जैसे ये बाजार है, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो ये बाजार है, ठीक है, ये बाजार है और मुद्रास्फीति में अभी बताया है कि बाजार में पैसा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मान लिया पैसा बहुत ज्यादा है, मान लिया ये सब पैसा ही पैसा है। ठीक है, सब ये पैसा पैसा, मान लिया बहुत पैसा है। और यदि ये इसे यानी इस दर को, बैंक दर को और रेपो रेट को ज्यादा नहीं करेगी तो फिर मार्केट में पैसा और आ सकता है। कैसे, जैसे देखो इसने क्या किया, रिजर्व बैंक ने क्या किया, रेपो रेट और बैंक दर को कम कर दिया, तो फिर जो वाणिज्यिक बैंकें हैं वे बहुत क्या लेंगी, आरबीआई से ज्यादा पैसे लेंगी, क्योंकि उसने रेट ब्याज तो कम ही कर रखा है ना, तो ज्यादा पैसे लेंगी। और फिर जो जनता है वो भी ज्यादा पैसे लेगी, क्योंकि उसे ब्याज बहुत ही कम ही देना पड़ेगा, तो स्वाभाविक बात है। तो फिर पैसा जनता जो है वो ज्यादा लेगी, तो मार्केट में और ज्यादा पैसा हो जाएगा। भाई पहले से इतना है, पहले से ही बहुत ज्यादा है, और फिर जब सभी लोगों के पास पैसा हो जाएगा फिर मार्केट में पैसा बढ़ेगा कम होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए मुद्रास्फीति के समय आरबीआई क्या करती है, जो रेपो रेट है और बैंक दर है इसे बढ़ा देती है। आपको एक ध्यान रखना है, इसका ध्यान रख लो। ठीक है, और अब स्फीति का मतलब होता है डिफ्लेशन, मतलब जब मंदी का समय होता है, बाजार में जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, वो बहुत ज्यादा कम होती है, तो उस समय क्या करती है, इसका ठीक उल्टा कर देती है। मतलब इसमें अगर बढ़ाई थी दर को, तो इसमें दर को क्या करेगी आरबीआई, कम कर देती है। ठीक है, कम क्यों करती है, क्यों, इसलिए क्योंकि मार्केट में पैसा हो जाए, मतलब मुद्रा की तरलता जो है वो हो जाए, लोगों के पास पैसा हो जाए, इसलिए। तो ये चीज उम्मीद करता हूँ समझ में बेहतर तरीके से आप लोगों के आई होगी। ठीक है,
थर्ड देखते हैं CRR, ये क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। और हिंदी इसकी काफी टफ होती है, तो यदि आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं तो आसान ही होगा, ठीक है। वैसे इसका मतलब होता है हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात। ये क्या होता है? ये होता है वाणिज्यिक बैंकों को कुल मांग एवं समय दायित्व। ये आपका की पॉइंट है, कौन सा? कुल मांग एवं समय दायित्व। इसे इंग्लिश में NDTL शॉर्ट में बोलते हैं, NDTL, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे शॉर्ट में NDTL बोलते हैं, ठीक है। ये भी लिख लेना कहीं पे साइड में नोट्स में। तो क्या होता है ये? मतलब CRR ये क्या होती है? वाणिज्यिक बैंकों को कुल मांग एवं समय दायित्व का कुछ परसेंट पैसा RBI के पास रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, बताया था कि जो RBI है वो बैंकों का बैंक है, और इसीलिए उसका कर्तव्य है, दायित्व है कि वो बैंकों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करती है कि ये कहती है कि भाई ये डिसाइड करती है प्रत्येक 2 मंथ में कि आपको अपने कुल मांग एवं समय दायित्व का कुछ पैसा जो भी RBI डिसाइड कर दे वो RBI के पास उसे रखना है। किसे? जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं उसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा? RBI इसे बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देगी? क्योंकि अभी यहाँ पे बताया था इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होता है, पैसे को कम करने के लिए वो इसे बढ़ा देगी। इसे बढ़ाएगी तो इसका मतलब क्या है? मान लिया यदि पहले कोई वाणिज्यिक बैंक है, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। मान लिया जिससे कोई भी बैंक है, मान लिया SBI है बैंक, ठीक है। और पहले ये क्या करती थी? मान लिया पहले ये 10% अपना कुल NDTL का 10% किसे देती थी? RBI को देती थी। लेकिन अब RBI ने कह दिया कि भाई अब 10 से काम नहीं चलेगा, अब आपको देना होगा 20%, ठीक है। 20% देना होगा, तो इससे तो ज्यादा पैसा देना होगा ना RBI को, और फिर जब ज्यादा पैसा देगी ये SBI तो इसके पास पैसा कम रह जाएगा SBI के पास। अब ये क्या करेगी? जब पैसा कम है तो ये जनता को कम पैसे का ऋण दे सकती है, मतलब कम पैसे का लोन ही दे सकती है। तो इससे क्या होगा? जो बाजार में मुद्रा की अधिकता हो चुकी है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो इसीलिए RBI ऐसा करती है। एक आप ध्यान रखें, इसमें इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ये इसमें इन्फ्लेशन में RBI CRR को बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है, तो डिफ्लेशन में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कम कर देगी, ठीक है। इसकी जो रेट होती है यानी CRR को कम कर देगी, ओके। अब देख लेते हैं SLR, ये क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? तरलता वैधानिक अनुपात। क्या बोलते हैं? एक बार फिर से देख लेते हैं। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, तरलता वैधानिक अनुपात। ये क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों को कुछ परसेंट पैसा अपने पास, मतलब क्या है यहाँ पे? तो वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल मांग एवं समय दायित्व का RBI के पास रखना पड़ता है, लेकिन इसमें इसका ठीक उल्टा है। क्या है कि वाणिज्यिक बैंकों को कुछ परसेंट पैसा, कुछ परसेंट का मतलब जो भी SLR RBI डिसाइड करे उसके हिसाब से कुछ पैसा, मतलब इसके अनुसार क्या करती है? अपने पास खुद वाणिज्यिक बैंकें जो होती हैं उन्हें रखना पड़ता है। किस किस रूप में रख सकती हैं? तो वो कैश के रूप में भी रख सकती हैं, उसके अलावा में गोल्ड के रूप में भी रख सकती हैं, और पेपर मनी के रूप में भी रख सकती हैं, के रूप में रखना पड़ता है। और फिर से वही बात है, इन्फ्लेशन के समय क्या RBI करेगी? इन्फ्लेशन के समय इसको बढ़ा देगी, मतलब इस रेट को क्या करेगी? रेशियो को बढ़ा देगी, ताकि ज्यादा पैसा जो वाणिज्यिक बैंकें हैं वो अपने पास रख पाए। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये भी सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है, जब RBI के जब वाणिज्यिक बैंकों के पास ही ये पैसा रहता है तो फिर
उसके पास पैसा कम कहाँ हुआ, ये तो भाई उसी के पास पैसा रह गया। लेकिन जी नहीं, ये जो पैसा ये अपने पास रखेगी, इसको लोन के रूप में वाणिज्यिक बैंक जनता को नहीं दे सकती है। वो उसे उस पैसे को अपने पास ही रखती है, मतलब वो इसका यूज लोन देने के लिए नहीं कर सकती है। ठीक है, इसीलिए उसके पास पैसा कम हो जाएगा, तो फिर जनता को पैसा कम उधार मिल पाएगा, यानी लोन कम मिल पाएगा। और इस तरीके से बाजार में जो धन है उसकी अधिकता है, मतलब मुद्रा की अधिकता है, उस पर कंट्रोल हो जाएगा। और एक ये पता है इन्फ्लेशन वाला, तो डिफ्लेशन में ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी मंदी है तो मंदी का मतलब क्या है भाई, लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, रोजगार चाहिए होगा, तो फिर ये कम कर देगी, जिससे जो वाणिज्यिक बैंकें हैं वो जनता को अधिक से अधिक लोन दे सके, ताकि कारोबार बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके और जो बाजार है उसमें मुद्रा की तरलता बढ़ सके। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, मतलब 4 हमने टर्मिनोलॉजी देख लिए, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR। अब मुझे 3 और देखनी है, तो अब देख लेते हैं RRR। ये क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये क्या है, ये है RBI वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त पैसों को जिस ब्याज दर पर अपने पास रखती है, तो उसी दर को RRR यानी रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं। तो क्या होता है ये देखो, जैसे मान लिया जो वाणिज्यिक बैंकें हैं उनके पास जब एक्सेस मनी होती है, यानी अतिरिक्त मनी हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी लाभ होता है, तो जब उनके पास एक्सेस मनी हो जाती है तो क्या करती है वे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि RBI, उसके पास पैसे को जमा कर देती हैं, और उस पैसे पर RBI जिस रेट से वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज देती है, तो उसी रेट को RRR कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन के समय में क्या करती है RBI, इसको बढ़ा देती है। बढ़ाएगी तो क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंकें हैं उनके पास जो पैसा है वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, मतलब अधिक से अधिक पैसा RBI के पास डिपॉजिट करेंगी, क्योंकि भाई उन्हें तो अधिक ज़्यादा ब्याज मिलेगा ना, क्योंकि जब वो रेट बढ़ा देगी तो उसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, इसलिए। ठीक है, और डिफ्लेशन के समय ठीक उल्टा कर देती है, यानी कम कर देगी, ताकि कोई भी जो वाणिज्यिक बैंक हैं वे अपने पैसे को RBI के पास जमा ना करें, बल्कि वे जो जनता है उन्हें दे। ठीक है, अब देख लेते हैं MSF। ये क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। RBI वाणिज्यिक बैंकों को इमरजेंसी में जिस दर पर उधार देती है, तो उस दर को MSF कहते हैं। ठीक है, और यह ओनली 1 डे के लिए ही पैसा उधार दिया जाता है। जैसे जो वाणिज्यिक बैंकें हैं उन्हें जब इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता होती है, तो RBI से सिर्फ 1 डे के लिए जो पैसा लिया जाता है, और उस पैसे पर जो ब्याज दर RBI लगाती है, तो उसी दर को क्या कहते हैं, MSF बोलते हैं। माफी चाहूंगा, दर नहीं है, वो एक फैसिलिटी है, क्योंकि उसमें आया हुआ है ना MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब ये फैसिलिटी है एक, है ना। RBI वाणिज्यिक बैंकों को इमरजेंसी में जो पैसा उधार देती है, तो इसी सुविधा को ही, मतलब इसी चीज को ही क्या कहा जाता है, MSF। ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ ये 1 डे के लिए दिया जाता है। यहाँ से मैं आपको और बता दूं, एक होती है कॉल मनी। तो कॉल मनी का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन इस प्रकार आता है, इससे कॉल मनी दीर्घकालीन मुद्रा है, यानी उधार है, या फिर अल्पकालीन उधार है। तो कैसा है, अल्पकालीन है, क्योंकि कॉल मनी अल्पकालीन के लिए ही दिया जाता है, यानी बहुत कम समय के लिए दिया जाता है। अब देख लेते हैं OMOS। ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में बोलें तो खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं। तो ये क्या है, मुद्रा को नियंत्रित करने हेतु RBI अपने बॉन्ड और कागजी मुद्रा को खरीदती और बेचती है।
मतलब जब क्या होता है, या तो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, तो फिर सिचुएशन समझ लो खराब है। तो उस समय में आरबीआई क्या करेगी, या तो अपने बॉन्ड को खरीदेगी या फिर बेचेगी। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, OMOS, शॉर्ट में OMOS कहते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि ये दो क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इनमें कंफ्यूजन हो ही जाता है। क्या है, राजकोषीय नीति निर्माण, मतलब जो राजकोषीय नीति होती है उसका निर्माण कौन करता है, तो उसका निर्माण वित्त मंत्रालय करता है, यानी जो फिनांस मिनिस्ट्री होती है वो करती है, ना कि आरबीआई करती है। आरबीआई किस चीज का निर्माण करती है, तो अभी जो मैंने पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति निर्माण, ये कौन करता है, तो ये आरबीआई करती है। ठीक है, ये जो राजकोषीय नीति निर्माण है, मतलब नीति है राजकोषीय नीति, ये तो बजट का हिस्सा है, तो इसमें आरबीआई कहाँ से आ जाएगी, आरबीआई तो भाई बजट में थोड़ी ना आरबीआई का कोई इंटरफेरेंस होता है। तो ये किसका हिस्सा, ये बजट का हिस्सा होता है ना, इसका बजट का। ठीक है, तो ये भी आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। इसके बाद में जो आरबीआई का पार्ट नंबर 3 आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा, क्योंकि जो आपने यहाँ पे पढ़ा है वो आपको पता चले कि आप कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सही से नहीं कर पा रहे हैं। सो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।